चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 389 सीट्स के बारे में, है ना, कि 389 कैसे है और 389 में कितने लोग नॉमिनेटेड और कितने लोग इलेक्टेड और इलेक्टेड थे भी कि नहीं थे, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो कुल सीटें कितनी थी? 389। सीधा सीधा सवाल भी पूछ लेता है यहीं से कि कितने सीटें थी कुल, तो 389। अब इसका आंकड़ा हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने लिखा है 292 प्लस 4 और इधर में 93। अभी दो तरह क्यों लिखा मैंने, इसका भी कारण है। देखिए, अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में जो सदस्य थे क्या सभी के सभी निर्वाचित थे, जवाब क्या होगा? नहीं। संविधान सभा में जो सदस्य थे क्या सभी के सभी मनोनीत थे, जवाब क्या होगा? नहीं। ठीक है। अगर सवाल पूछ ले जाए कि संविधान सभा के सदस्य जो हैं निर्वाचित थे, ऑप्शन नंबर ए, मनोनीत थे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या सही होगा? सी। अच्छा, और सी कोई नहीं। गुड, सी। गुड। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग कोई नहीं बोल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, सवाल का जवाब यही देख लेते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1946 का। भारत आजाद हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और इस समय 1946 का जो भारत है उसकी रचना कैसी है? ठीक है, तो भारत अगर देख लें हम लोग तो आज का भारत तो ये है, लेकिन उस समय का भारत और बड़ा था। ठीक है। इस भारत में दो तरह के शासन चलते थे। एक, इस भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां जहां सीधा सीधा अंग्रेजों का अधिकार था, यानी सीधा सीधा अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र के अंदर में था वो क्षेत्र। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेज भारत या अंग्रेजी भारत। यानी भारत का कुछ हिस्सा ऐसा था जिसपे सीधा सीधा अंग्रेज शासन किया करते थे, अंग्रेजों की रूलिंग चला करती थी, वो कहलाता था अंग्रेजी भारत। लेकिन पूरा भारत अंग्रेजों के अंडर में नहीं था। इसके अलावे कुछ ऐसे भी क्षेत्र भारत में थे जहां छोटे छोटे राजा और रजवाड़े वहां के हुआ करते थे, उनका शासन चला करता था। यानी कि दूसरे तरह का देशी रजवाड़े हुआ करते थे। देशी रजवाड़े कहने का मतलब, मान लो ये पूरा भारत है, तो इस पूरे भारत में कुछ क्षेत्र है जिसके ऊपर सीधा सीधा अंग्रेजों का शासन है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां अंग्रेजों का सीधा सीधा शासन नहीं है, वहां छोटे छोटे राजा नवाब ये लोग जो है अपना शासन चलाते थे। तो दो तरह का शासन चल रहा था भारत में। एक, सीधा सीधा अंग्रेज चला रहे थे अपना शासन डायरेक्टली, और दूसरा देसी रियासतें थी जो अपना शासन चलाती थी। तो भारत यहाँ इस समय 1946 में लगभग दो भागों में बटा हुआ था। एक वैसा क्षेत्र था जो अंग्रेजों के शासन क्षेत्र के अंदर था, दूसरा ऐसा क्षेत्र था जहां देशी रजवाड़े यानी कि लोकल राजा वहां पे शासन किया करते थे। तो अब जब संविधान सभा का गठन होना शुरू हो गया, 389 सीट्स लेके आना था, तो ये तय करना जरूरी था कि क्या भारत बनेगा तो किसको किसको मिला के बनेगा। ठीक है, तो एक तो तय था कि चलो अंग्रेजों का जो क्षेत्र है वो तो सीधा सीधा अंग्रेज भारत को हैंड ओवर करके जाने थे, लेकिन अब इन देशी रजवाड़ों के साथ समस्या ये था कि क्या देशी रजवाड़े भी भारत के हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो उस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ किया क्या गया, ये 93 सीट्स जो है ना, ये देशी रजवाड़ों को दिया गया। यानी कि भारत का वैसा क्षेत्र जहां पे अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था, लेकिन वहां छोटे छोटे राजा और नवाब शासन किया करते थे, उनको भी भारत के संविधान सभा में शामिल किया गया कि भैया आइए, हम लोग देश बनाने जा रहे हैं और देश का नियम कानून बनाने जा रहे हैं। तो कल होके आप भी नहीं कहिएगा कि भाई हमको उस समय पूछा नहीं था तो हम उस देश में शामिल नहीं होंगे। तो 93 सीट्स किस में से? 389 में से
93 सीट जो था वो सीट दिया गया देशी रजवाड़ों को कि आप इसमें शामिल हुई, भारत के संविधान सभा में शामिल हुई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई, इनको भी इंक्लूड कर लिया गया। नहीं तो अगर इंक्लूड नहीं किया जाता तो हो सकता था कि आगे चल के पाकिस्तान की तरह समस्या और ये लोग भी क्रिएट करते। हालांकि हम लोगों ने देखा है, जब हम लोगों ने आर्टिकल 370 पढ़ा है तो क्या क्या समस्याएं हुई थी। तो ये 93 सीट तो देशी रजवाड़ों को दे दिया गया। 292 सीट, ये 292 सीट कहां के होंगे? अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र के, यानी अंग्रेजी भारत कह लीजिए। भारत का वैसा हिस्सा जहां सीधा सीधा अंग्रेजों का शासन चलता था, अंग्रेज सीधा सीधा भारत को हैंड ओवर कर देना था उनको, है ना। तो उस क्षेत्र में 292 सीट दिया गया कि इस पूरे अंग्रेजी भारत क्षेत्र से 292 सदस्य चुन के आएंगे, 292 सदस्य चुन के आएंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो ये 4 की कहानी क्या है? देखिए, इस 4 की कहानी भी बहुत सिंपल है। जैसे आज हम लोग भारत में देखते हैं तो भारत एक देश है, ठीक है, जिसमें राज्य हैं और यूटी, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो जैसे आज हमारे देश में कुछ राज्य हैं और कुछ यूटीज हैं, उसी तरह से अंग्रेजी भारत में, यानी कि जब अंग्रेज 1946 में शासन करते थे तो उन लोगों ने भी 4 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बना के रखा था। लेकिन उस समय यूटी नहीं कहते थे इसको क्या कहते थे? चीफ कमिश्नरी कहते थे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये 292 राज्य थे और ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, और इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों को उस समय चीफ कमिश्नरी कहा जाता था। अब बीपीएससी वाले और दरोगा वाले यहां आपको फंसाएगा, पूछेगा कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र अंग्रेजों के समय में ये थे, या इनमें से कौन कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था। इस तरीके से आपको देख, तो इन चारों को जानिए कौन कौन था। तो नंबर 1 पे था दिल्ली, यानी अंग्रेजों के समय 1946 में भी दिल्ली एक चीफ कमिश्नरी स्टेट हुआ करता था। दूसरे नंबर पे है अजमेर, अजमेर पूरा नाम है मेरवाड़ा, ये दूसरा चीफ कमिश्नरी स्टेट था। अजमेर कहां है भाई? राजस्थान में है। तीसरा नंबर है कुर्ग, और ये कुर्ग कहां है? कर्नाटक में। और चौथा नंबर जो है वो है बलूचिस्तान, और अभी कहां है? तो पाकिस्तान में। तो अंग्रेजों के समय ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में है, तीसरा था कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और चौथा था आपका बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो इन 4 क्षेत्रों को अंग्रेज उस समय 1946 में चीफ कमिश्नरी कहा करते थे। इसीलिए यहां पे मैंने दोनों डेटा को अलग अलग करके लिखा है। अब समझिए, ये दोनों डेटा को अगर जोड़ देते हैं 292 + 4 तो कितना हो जाएगा? 296। अब ये 296 जो सीट थे, इन सीटों पर हुआ था निर्वाचन, यानी कि हुआ था इलेक्शन, है ना। लेकिन ये जो 93 सीट जो दिए गए थे देशी रजवाड़ों को, यहां कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। राजा जी को कह दिया गया था कि राजा जी ये भारत है और ये भारत का संविधान सभा बनने जा रहे हैं, राजा जी आपको जिसको मन है ना एक आदमी को भेज दीजिएगा। तो राजा जी के अपने यहाँ इलेक्शन करवाए थे उसके लिए? नहीं, राजा जी को मन गया तो खुद जगह चले गए, नहीं मन गया तो किसी पढ़े लिखे होशियार को देख करके भेज दिए कि जाओ भैया देखो वहां कौन गीत गाएगा, सब है ना। तो इनका हुआ था क्या? मनोनयन,
यानी कि ये लोग सब लोग नॉमिनेटेड थे। अब आंकड़ा क्लियर हो रहा है आपको? अगर पूछ दे कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी हो जाएगी? देसी रजवाड़ों की संख्या जितनी है उतनी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 93। अगर पूछ दे कि भारत के संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो निर्वाचित पूछ दे कुल संख्या पूछ रहा है तो 296 हो जाएगा, है ना। अगर इस सवाल में लगा दे कि चीफ कमिश्नरी छोड़ के, तो 292 हो जाएगा। अगर सवाल लगा दे कि चीफ कमिश्नरी के कितने सीट थे, तो 4 सीट थे, ठीक है। तो इस तरीके से बंटवारा हुआ था कि जो 389 संविधान सभा के सदस्य बन के आने हैं वो कहां कहां से आएंगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट? आप इसका एक स्क्रीन प्रिंट ले लीजिए। हो गया? एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। हम लोग देख रहे थे संविधान सभा, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तय की गई 389। कैसे तय की गई? क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ और 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निश्चित किया गया। जब 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निश्चित किया गया तो सदस्यों की संख्या निकल के आई 389। अब इस 389 का ब्रेकअप हम लोग देखते हैं, तो आगे चल के ये टूटता है 292 + 4 यानी कि 296 में, और 93 जो कि देसी रजवाड़ों को दिया गया था। ये जो 93 देसी रजवाड़ों को सीट दिया गया था, इसमें किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं हुआ था, इनका मनोनयन हुआ था। यहाँ जो 292 + 4 लिखा हुआ है यानी कि 296, इन 296 सीटों पे हुआ था इलेक्शन, निर्वाचन हुआ था। अब आंख उठा के देखिए तो आपको दिखेगा कि हमारे संविधान सभा में जितने सदस्य पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ का निर्वाचन भी हुआ है और कुछ का मनोनयन भी हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरह के सदस्य मिलके संविधान सभा में पहुंचेंगे, ठीक है। आइए मिटा देते हैं इसको। ये छोटे छोटे आंकड़े हैं ना, जिसको इत्मीनान से अगर समझ लीजिएगा तो जीवन भर का समस्या आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, तो इत्मीनान से इसको समझिए। अब एकदम एक नंबर में गाड़ी चलने दीजिए। जैसे जैसे हम लोग एक्सपर्ट होते जाएंगे तो टॉप गियर में ही चलेंगे हम लोग। तो ये तो हो गया सीटों का बंटवारा, ये तो हो गया सदस्यों का डिटर्मिनेशन कि कितने सदस्य होंगे, कहां कहां से कौन कौन आएगा। अब इनका निर्वाचन होना है, जिनका निर्वाचन हुआ, कितने निर्वाचित थे लोग? 296। तो ये जो 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, तो ये निर्वाचन कैसे हुआ? तो देखिए, इनका हुआ है निर्वाचन, यानी हुआ है चुनाव। अब निर्वाचन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये 2 तरह का होता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम लोग सीधा, यानी कि आम जनता जो 18 वर्ष से उम्र के ज्यादा के लोग हैं, वो सीधा सीधा जाकर के खुद वोट देते हैं और अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन जब उन्हीं व्यक्तियों के बिहाफ में, यानी उन्हीं के स्थान पे उनके वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कोई और कर रहा हो, तो उसको कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं देते, लेकिन हमारा वोट हमारे बिहाफ में कोई दूसरा दे देता है। कौन देता है? हमारे क्षेत्र के एमएलए दे देते हैं, हमारे क्षेत्र के एमपी दे देते हैं, और हमारा वोट पड़ जाता है। तो हमने डायरेक्ट वोट नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट हमारा वोट पड़ गया, किसी ने और ने डाल दिया। तो यहाँ जो ये 296 लोगों का निर्वाचन हुआ है, ये हुआ है अप्रत्यक्ष, यानी कि सीधा सीधा जनता ने वोट नहीं दिया इन लोगों को। तो इन लोगों को वोट किसने दिया?
तो इन लोगों को वोट दिया राज्य विधान मंडल के लोगों ने। राज्य विधान मंडल के सदस्यों ने वोट दिया था संविधान सभा के सदस्यों के लिए। राज्य विधान मंडल याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई थी। एक शुरू से जो केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, सेंट्रल असेंबली जिसको कहते थे, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया तो उसने राज्य विधानसभा का भी निर्माण कर दिया। तो यही राज्य विधानसभा जो 1919 से शुरू हुई, वही राज्य विधानमंडल या विधानसभा के सदस्यों ने, जो राज्यों में हुआ करते थे, उन्होंने वोट दिया था कि हमारे क्षेत्र से कौन जाएगा संविधान सभा में। और इन्हीं के वोटिंग, अप्रत्यक्ष वोटिंग से निर्वाचन हुआ था किनका? संविधान सभा के 296 सदस्यों का। तो अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जवाब क्या होगा? अप्रत्यक्ष। वोट किसने किया था? राज्य विधानमंडल के सदस्यों ने। ठीक है, आप इसका स्क्रीन प्रिंट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, अब अगर देखें कुल कितनी सीटें थी? 389। इस 389 का अगर ब्रेकअप देखें तो इस 389 में 93 किसका था? देशी रजवाड़ों के लिए था। देशी रजवाड़ों को छोड़ करके 293 जो था, तो 293 था जी, 296, 296। तो इस 296 का चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में हम लोग देखेंगे तो दो पार्टियों का डिटेल जानना जरूरी है हमको। एक तो कांग्रेस का, कि कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी, और एक मुस्लिम लीग का। यानी कि 296 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को आया था 207 सीट, और मुस्लिम लीग को आया था 73 सीट्स, और बाकी जो बच गया वो अन्य पार्टियों को मिला था वोट। ठीक है, तो ये आंकड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस को 208 है जी, 7 नहीं। इसका मन है चलेगा, मन नहीं है नहीं चलेगा। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73, और 93 तो पहले से देसी रजवाड़ों के पास था ही था। तो ये हो गया सीटों का, मतलब चुनाव होने के बाद 93 देसी रजवाड़े, उनको चुनाव से मतलब नहीं है। 296 का चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस को मिला था 208 और मुस्लिम लीग को मिला था 73, बाकी जो बच गया वो अन्य लोग थे। तो ये हो गया ब्रेकअप। लिखना है या स्क्रीन प्रिंट लेना है, ले लीजिए फटाफट। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है आपको, इसमें देख लीजिए कि इस 389 में महिलाएं कितनी थी? तो 389 में, कुल 389 में महिलाओं की संख्या थी 15, यानी 15 महिलाएं भी मनोनीत होकर या निर्वाचित होकर के संविधान सभा के सदस्य के रूप में पहुंची थी। ठीक है, तो ये है महिलाओं की संख्या। अब मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। और ये सारा ब्रेकअप जो भी हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। एक बार अपने कॉपी में अगर लिख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। आइए
अब संविधान सभा का गठन, निर्वाचन हो गया, संविधान सभा के सदस्य चुन के आ गए भाई, है ना। तो चुन के आ गए, कोई दिल्ली से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई झारखंड से आया है, मतलब अलग अलग जगहों से लोग सदस्य चुन के पहुंचे। अब सदस्य चुन के पहुंचे हैं, जैसे स्कूल खुला आज, सब बच्चे पहुंचे हैं स्कूल, है ना, भेड़िया दर्शन होना शुरू हो गया। तो वैसे ही ये जो जितने भी निर्वाचित या मनोनीत सदस्य थे ना, ये लोग पहुंचते हैं संविधान सभा की सबसे पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946। डेट इंपॉर्टेंट है। जिस संविधान सभा का निर्वाचन हो चुका था, सदस्य चुने जा चुके थे, उनकी सबसे पहली मीटिंग हो रही है 9 दिसंबर 1946 को। सबसे पहला ही पॉइंट इसका कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक। आपसे सवाल पूछ सकता है कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हो रही है आपको 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, पहली बैठक है, जितने लोग निर्वाचित या मनोनीत हुए हैं 389 सब लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इस सभा में तो सबको बुला लिया गया, सारे गधों का भीड़ तो लग गया, लेकिन इस गधों को हाँकने के लिए कोई तो मॉनिटर होना चाहिए, है ना, यानी कि संविधान सभा का कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए। तो इस संविधान सभा की पहली मीटिंग थी। हाँ, तो ये संविधान सभा की पहली बैठक थी और पहली बैठक में ये तय नहीं किया जा सका कि कौन होगा हमारा अध्यक्ष, लेकिन संविधान सभा की कार्यवाही चलानी जरूरी थी, है ना। तो कार्यवाही चलानी जरूरी थी, तो कहा गया कि भाई जितने लोग भी इकट्ठा हुए हैं ना, थोड़ा जाके सबका बाल का रंग देख के आओगे कौन उजला दिख रहा है ना। कहने का मतलब क्या है कि देखा गया कि जितने भी सदस्य इकट्ठा हुए हैं, इसमें सबसे बुजुर्ग कौन है ना, सबसे उम्र दराज कौन है। तो सबसे उम्र दराज निकल गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जितने भी वहां मेंबर पहुंचे हुए थे, उन सब में सबसे उम्र दराज निकले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सिर्फ उस दिन की कार्यवाही, किस दिन की, 9 दिसंबर की कार्यवाही को चलाने के लिए और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। सवाल पूछता है वो, बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों थे? क्योंकि उस झुंड में सबसे बुजुर्ग यही थे, है ना। तो आज भले हम लोग रिस्पेक्ट करें ना करें, लेकिन वो जो समय था तो उजले बाल का बहुत रिस्पेक्ट हुआ करता था। हमारा उजला बाल हमने पेंट कराया है, वैसे हमारे सारे बाल काले हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उम्र दराज और बुजुर्ग होने के कारण इनको बना दिया गया संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष, जो कि अस्थायी थे। आपसे सवाल पूछ ले कि सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे पहले अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल के नेचर को समझना है, ठीक है। ये ऐसा मीटिंग था, पहला मीटिंग था जिसमें भाग नहीं लिया। किसने? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 73। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस मीटिंग का, इस सभा का, जो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले मीटिंग हुई है, इसका किया है बाइकआउट। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भैया? लड़े हो चुनाव, संविधान सभा का सदस्य चुने गए हो, आओ संविधान सभा में। मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया, बाइकआउट कर दिया कि नहीं, मैं इस मीटिंग में शामिल नहीं होऊंगा।
कारण कारण ये था, समय देखिए कब का है, 9 दिसंबर 1946, आजाद होने वाला था पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने तो अलग देश की मांग ही रखी थी, है ना। तो इन लोगों को इस बात का पूर्ण विश्वास था और ये जानते थे कि हम तो इस देश में रहना ही नहीं है, इस देश से हमको मतलब ही नहीं है, तो इस देश के कानून में घंटा करेंगे हम, है ना। जिसके कारण मुस्लिम लीग ने इस पहली मीटिंग का बाइकआउट किया, बहिष्कार किया। आपसे सवाल पूछता है कि मुस्लिम लीग ने किस बैठक का बहिष्कार किया था, तो ये पहला ही बैठक था जिसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने। एक तो कारण ये हो गया। और अब देखिए, अब यहाँ इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है चर्चिल, नाम सुने होंगे, विंस्टन चर्चिल नाम है इनका। चर्चिल साहब को ये देख करके बहुत मजा आया, बड़ी चले थे संविधान बनाने, अब फरिया। तो विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई इस सभा में। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा इस बैठक के बारे में कि ये एक ऐसा बारात है, ठीक है, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ठीक है। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। क्यों कहा था? क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। तो विंस्टन चर्चिल ने अपना स्टेटमेंट दिया था ये कहते हुए कि ये यानी कि मीटिंग एक ऐसा विवाह चल रहा है ना जिसकी दुल्हन ही गायब है ना। तो मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया। दूसरा ये समझिए कि जो 93 सीट किसको दिया हुआ था? देशी रजवाड़ों को। ये देशी रजवाड़े भी पहले बैठक में शामिल नहीं हुए। कारण क्या था? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का तो बंटवारा होना था, ठीक है, 2 देश बनने थे। तो ये लोग, मुस्लिम लीग पूछे तो इसने बाइकआउट किया था, यानी बहिष्कार किया था। देशी रजवाड़ों के कुछ बारे में पूछे तो ये लोग शामिल नहीं हुए थे, अंतर है, ठीक है। तो देशी रजवाड़े शामिल क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि इनको पता था कि 2 देश बनने वाले हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। इन लोगों ने अपना भविष्य ही नहीं तय किया था कि हम भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के साथ हैं, कि हमको अकेले रहना है। ये भविष्य नहीं तय करने के कारण ये देशी रजवाड़े भी इस सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो भाई शामिल कितने लोग हुए थे? तो कुल शामिल हुए थे 207 लोग, 207। पहली मीटिंग जो 9 दिसंबर 1946 की हुई है उसमें मात्र 207 लोग शामिल हुए हैं। कारण क्या है? मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया और देशी रजवाड़े शामिल नहीं हुए। इस 207 में देखिए तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9। कुल संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की संख्या 15। पहली सभा में महिलाओं की संख्या 207 में से 9 थी, यानी कि कुल 207 लोग पहली बैठक में शामिल हुए, लेकिन इस 207 में से 9 महिलाएं थी, ठीक है। तो कहीं से भी सवाल उठा के पूछ सकता है आपको, और कहीं से भी आप जवाब देने काबिल रहिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहले मीटिंग की कहानी है। अगर यहां तक अच्छे से समझे हैं, चलिए, कुछ लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया कि बस कीजिए, अब एकदम मतलब जो है ना ज़्यादा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमने इत्मीनान से पढ़ाया है आपको इसी के लिए कि आज पहला दिन है। इत्मीनान से अगर समझेंगे ना सब चीज़ों को तो जीवन भर आपका जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। और यहाँ पढ़ाने का काम नहीं होता है, सिलेबस पूरा करने का काम नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएं। और इतना अच्छे से अगर समझ लीजिएगा तो आप कोई भी लूसेंट का सवाल उठा के संविधान सभा से देखिएगा, इत्मीनान से समझ में आएगा और बना पाइएगा। अगर मैंने यहाँ उस क्वेश्चन का चर्चा भी नहीं किया ना तो आपने अपने IQ से, अपने कॉन्सेप्ट से मजा आ गया। सर वाह, कौन है भैया? पढ़ाइए सर, अच्छा लग रहा है, वाह।
भाई एक हम भी एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, पता नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप लोग बस विश्वास के साथ कनेक्टेड रहिए। हम मतलब कोशिश करते हैं कि जीएस में कहीं से कोई आपको परास्त नहीं कर पाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि जीएस में हम आपको प्रोफेसर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। जीएस में हम चाहते हैं कि आप कहीं सेट में क्वेश्चन दिख जाए, कहीं किसी जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन दिख जाए, तो आप उस काबिल रहिए कि उसको एक्सप्लेन कर पाइए कि ये है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये ऐसा चीज कैसे बनेगा, कैसे डेवलप होगा, तो कॉन्सेप्ट से होगा। आप लूसेंट इससे पहले भी हजारों बार पढ़े होंगे, बहुत बार, या कुछ लोग हैं जो लूसेंट को बार बार पलटते रहते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने के बाद जाके लूसेंट पलटिए ना, आपको एकदम मतलब इट्स लाइक ए किड्स प्ले ऐसा लगेगा आपको, यही तो बतवा था, है ना। और यकीन मानिए कि अगर लूसेंट आप समझ गए ना, तो आपका किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव बीपीएससी तक का कह रहे हैं कि 60% क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। 60% यानी 100 में 60 तो आप लूसेंट से कर पाते हैं। बाकी तो हमारा जो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखे हैं ना, तब तो आप छांट के निकाल लीजिए कि ना ये तो ना होता, यो ना होता, वह होता, है ना। तो इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मतलब बढ़ाइए इसको, इसमें मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का कोशिश। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तब अगर आप खुद संतुष्ट नहीं हैं तो कभी इस तरीके से काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप किसी के और के भविष्य के साथ खेलेंगे, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में चर्चा कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास को हम हमेशा के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं। कल हम यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे, परसों कहीं और रहेंगे, तो ऑनलाइन कनेक्ट होना बहुत आसान रहेगा। लेकिन ऑफलाइन वाले क्लासेस तो फिर बंद हो जाते हैं, है ना। तो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े हैं, इसको हमेशा के लिए कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जमात होना चाहिए, 2-4-10 लोगों से फिर मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास, कल हम लोग फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम लोग संविधान सभा को ख़त्म करते हैं। भीमराव अम्बेडकर को भी देखेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, उनकी भी चर्चा करेंगे। चला जाए भाई, और इत्मीनान से पढ़िए, समय मिलेगा। दरोगा और बीपीएससी दोनों के लिए कह रहे हैं, समय मिलेगा। आप इत्मीनान से थोड़ा 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 जैसे पढ़ रहे हैं, रोज अपने पढ़ाई के ग्राफ को ऊपर देखते रहिए, इत्मीनान से होगा, ठीक है। बाकी करेंट अफेयर्स और साइंस आप अपना करते रहिए। गुड नाइट मैम, गुड नाइट।